दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे, राहुल गांधी नहीं होंगे विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले कांग्रेस को नहीं है सत्ता का लोभ। उधर बेंगलुरु में विपक्षी दलों की तो एनडीए की दिल्ली में हुई बड़ी बैठक। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की मीटिंग को बताया बेईमानी सम्मेलन, बोले बेंगलुरु में जुटे हैं करप्ट लोग। उधर मुंबई पुलिस को आया कॉल, कहा 26/11 जैसे हमले के लिए रहें तैयार, टारगेट पर है मोदी और योगी सरकार। उधर बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ लगे पोस्टर, बताया अस्थिर प्रधानमंत्री उम्मीदवार। उधर दिल्ली में येलो अलर्ट जारी, यूपी हिमाचल और उत्तराखंड में 5 दिन तक तूफानी बारिश की कड़ी चेतावनी। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है, यानी 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सत्ता का लोभ नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। ये बयान विपक्षी दलों की बेंगलुरु में मंगलवार को हो रही बैठक के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस को सत्ता का कोई भी लोभ नहीं है। पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बेंगलुरु में चल रही मीटिंग के दूसरे दिन कहा कि कांग्रेस को सत्ता या प्रधानमंत्री पद में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। इस बयान के बाद राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद की रेस में होने की अटकलों को बड़ा झटका लगा है। और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने विपक्ष की मीटिंग को बताया बेईमानी सम्मेलन, बोले बेंगलुरु में जुटे हैं करप्ट लोग। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी एकता पर जबरदस्त हमला बोला और कहा कि एक चेहरे पर लोग कई चेहरे लगा लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब लोग अपने कुनबे को बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि विपक्षी दल सिर्फ उन कामों को प्राथमिकता देते थे जिनमें इनका भला हो और उनके परिवार का भला हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसका यह नतीजा हुआ कि हमारे आदिवासी क्षेत्रों और द्वीपों की जनता विकास से वंचित रही और विकास के लिए तरसती रही। पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कुछ दलों की स्वार्थभरी राजनीति के कारण विकास का लाभ देश के दूर दराज वाले इलाकों तक पहुंचा ही नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के 75 सालों में हमारा भारत कहीं से कहीं पहुंच सकता था। उन्होंने बताया कि हम भारतीयों के सामर्थ्य में कभी कोई भी कमी नहीं रही है, लेकिन सामान्य भारतीय के इस सामर्थ्य का भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के लोग 2024 के चुनाव में एक बार फिर हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं और निर्णय ले चुके हैं, लेकिन ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग फिर से अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। अगली बड़ी खबर, विपक्ष की बेंगलुरु बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले विधायकों को ब्लैकमेल किया जा रहा है ताकि सरकारों को गिराया जा सके। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्ष की कई पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने मंगलवार को बेंगलुरु में बड़ी बैठक की, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन की रूपरेखा और साझा कार्यक्रम समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की। बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये बैठक हमारे संविधान, लोकतंत्र, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय को बचाने के लिए है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हर संस्था को विपक्ष के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे नेताओं के खिलाफ झूठे आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं ताकि वो कानूनी प्रक्रिया में फंसे रहें। उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्राधिकरण हमारे सांसदों को बर्खास्त करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। विधायकों को ब्लैकमेल किया जा रहा है या फिर उन्हें रिश्वत दी जा रही है ताकि सरकारों को गिराया जा सके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम मानते हैं कि हमारे बीच राज्य स्तर पर कुछ मतभेद हैं, लेकिन ये मतभेद वैचारिक नहीं हैं। ये मतभेद इतने बड़े भी नहीं हैं कि आम आदमी, गरीब, युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए हम इन्हें भुलाकर आगे ना बढ़ सकें। हम 26 पार्टियां साथ हैं और 11 राज्यों में हमारी सरकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा अकेले दम पर 303 सीटें नहीं जीत सकती। ये अपने सहयोगियों के वोटों का इस्तेमाल कर सत्ता में आती है और बाद में उन्हें छोड़ देती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज भाजपा अध्यक्ष और उनके नेता अलग अलग राज्य घूमकर अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करने में जुटे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि आज भाजपा अकेले दम पर 303 सीटें नहीं ला सकती, इसीलिए विधायकों को ब्लैकमेल किया जा रहा है ताकि सरकारों को गिराया जा सके।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी के खिलाफ बेंगलुरु में 26 विपक्षी पार्टियों ने किया शक्ति प्रदर्शन, कई दिग्गज नेता हुए शामिल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में होने वाले अगले आम चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सभी मुख्य पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पटना की बैठक के बाद विपक्षी दलों का इस बार बेंगलुरु में जमावड़ा लगा है। सोमवार को विपक्षी नेताओं ने डिनर के साथ साथ चुनाव को लेकर भी मंथन किया और मंगलवार को औपचारिक बैठक की। इसके अलावा दिल्ली में एनडीए ने भी बड़ी बैठक बुलाई। विपक्षी दलों की दूसरी बड़ी बैठक कांग्रेस की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें कई दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब अच्छी शुरुआत हो जाती है तो आधी मंजिल तय हो जाती है। उन्होंने कहा कि समान विचारधारा वाले विपक्षी दल सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और राष्ट्रीय कल्याण के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम भारत के लोगों को नफरत, विभाजन, आर्थिक असमानता और लूट की निरंकुश और जन विरोधी राजनीति से मुक्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस भारत के लिए हम सब एकजुट हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एनडीए की दिल्ली में हो रही बैठक को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो एनडीए पिछले कई वर्षों से सिर्फ दिखावा बनकर रह गया था, अब उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है, जो कि 26 विपक्षी दलों के एक साथ आने का सीधा असर है। अगली बड़ी खबर, विपक्षी दलों के सामने बीजेपी ने भी किया शक्ति प्रदर्शन, दिल्ली में एनडीए की बैठक में लगा नेताओं का जमावड़ा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी दलों की बेंगलुरु में हुई बैठक के साथ ही बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने भी दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई। इन दोनों बैठकों को एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, जिसमें यह बताया गया कि किसके साथ में कितने क्षेत्रीय दल हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए किसका पलड़ा भारी है। आपको बता दें कि फिलहाल विपक्षी दलों के साथ में 26 दल हैं और एनडीए के साथ में 38 दल हैं। बताया गया है कि एनडीए की बैठक में कई मौजूदा और बीजेपी के नए सहयोगियों की मौजूदगी देखने को मिली है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने नए गठबंधन बनाने और गठबंधन छोड़कर गए लोगों को वापस लाने के लिए काफी काम किया है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि बैठक में 38 पार्टियां शामिल हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक एनडीए की इस बैठक में सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए और विपक्षी आलोचना के बीच एनडीए की ताकत का प्रदर्शन किया। विपक्ष लगातार बीजेपी पर आरोप लगाता आया है कि वो अपने सहयोगियों को साथ लेने में असमर्थ रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए सभी सहयोगी दलों को एक मंच पर लाना सबसे बड़ी चुनौती थी। आपको बता दें कि फिलहाल आज विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में और एनडीए ने दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन किया है। अगली बड़ी खबर, यूपीए की जगह पर इंडिया हो सकता है विपक्षी गठबंधन का नया नाम, सीट बंटवारे को लेकर भी बनी सहमति। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में विपक्ष के महागठबंधन के नाम पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन का नया नाम इंडिया हो सकता है। बैठक में यह सुझाव दिया गया। इसके अलावा अखिलेश यादव ने पीडीए का सुझाव दिया, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। एक छोटे दल ने सेव इंडिया अलायंस या फिर सेक्युलर इंडिया अलायंस का सुझाव भी दिया था। इसके अलावा बैठक में सीट बंटवारे को लेकर राज्य निकाय कमेटी गठित करने का फैसला लिया गया है। इसी बीच टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि इस गठबंधन का नाम चक दे इंडिया होना चाहिए। तो वहीं बेंगलुरु में इकट्ठा हुए विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कहा कि एक अच्छी सार्थक बैठक है, रचनात्मक निर्णय लिए जाएंगे। आज जो चर्चा हुई उसके बाद का नतीजा इस देश के लोगों के लिए सही हो सकता है। वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार ने बैठक में अपनी बात रखते हुए कहा कि सब मिलकर बीजेपी को हराएंगे। तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश और लोकतंत्र को बचाना होगा, गरीबों, युवाओं, किसानों, अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी होगी। मोदी सरकार में सभी को कुचला जा रहा है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में लगभग हर क्षेत्र को पूरे तरीके से चौपट कर दिया है। उनसे छुटकारा पाने का अब समय आ गया है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की सत्ता या प्रधानमंत्री पद में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। हमारा इरादा हमारे संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा करना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी दलों के बीच राज्य स्तर पर मतभेद हैं, लेकिन ये मतभेद विचारधारा से संबंधित नहीं है। अगली बड़ी खबर, बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ लगे पोस्टर, बताया अस्थिर प्रधानमंत्री उम्मीदवार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई, जिसमें शरद पवार समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इस बैठक
बैठक से पहले पूरा बेंगलुरु पोस्टरों और बैनरों से पाट दिया गया, जिसमें विपक्ष को एकजुट बताया गया। हालांकि इन्हीं पोस्टरों के बीच देर रात कुछ ऐसे पोस्टर भी लगा दिए गए जिनमें नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही विपक्षी एकता की पहल की थी, जिसके बाद देर रात लगे पोस्टरों में उन्हें एक अस्थिर प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताया गया। ऐसे ही कई और बड़े पोस्टर भी बेंगलुरु में लगे दिखे। नीतीश कुमार को अस्थिर प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताने के अलावा एक और पोस्टर लगा देखा गया, जिसमें सुल्तानगंज के पुल की तस्वीर लगी थी। ये पुल कुछ ही दिन पहले टूटकर नदी में गिर गया था। पोस्टर में पहले नीतीश कुमार का स्वागत किया गया और उसके बाद लिखा गया कि बिहार को नीतीश कुमार ने उजाड़ने का गिफ्ट दिया है। पोस्टर में घटना की तारीख का भी जिक्र किया गया है। पोस्टर में उनके इस्तीफे की भी मांग की गई है। विपक्षी एकता के पोस्टरों के बीच नीतीश कुमार की आलोचना वाले पोस्टर लगाने वालों की तलाश शुरू हो चुकी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मारने की मिली धमकी, कहा 26/11 जैसे आतंकी हमले के लिए रहें तैयार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक धमकी मिली है, जिसमें कहा गया है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार उनके निशाने पर है। मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 26/11 जैसे आतंकी हमला करने की धमकी दी है। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 509(2) के तहत अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को अज्ञात शख्स ने धमकी दी कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार और मोदी सरकार निशाने पर है। धमकी देने वाले आरोपी ने मैसेज में आगे कहा कि कुछ जगह पर कारतूस और AK-47 हैं, जिसके साथ ही मैसेज में मुंबई में 26/11 हमला दोहराने की बात कही गई है। मुंबई पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात शख्स की तलाश कर रही है। और बड़ी खबर, दिल्ली में येलो अलर्ट किया गया जारी, यूपी, हिमाचल और उत्तराखंड में 5 दिन तक तूफानी बारिश की कड़ी चेतावनी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश आसमान से कहर बनकर बरस रही है और भूस्खलन और बाढ़ के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 205.94 मीटर तक पहुंच गया, जो कि खतरे के निशान से 205.33 मीटर से ऊपर बह रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अगले 5 दिनों भी भारी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी दिल्ली भी इस वक्त बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज शहर में मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। कुल्लू जिले में सोमवार बादल फटने के बाद एक शख्स की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। आपको बता दें कि पीटीआई एजेंसी के मुताबिक हरियाणा में भी बारिश से संबंधित घटनाओं में 4 और लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और राज्य के 10 जिलों के 396 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है। और ये बड़ी खबर, पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का प्रेम सच्चा है या फिर कोई खतरनाक साजिश, अब झूठ नहीं बोल पाएगी सचिन की प्रेमिका, जांच एजेंसी उठा सकती है बड़ा कदम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के कराची से प्यार की खातिर भारत आने का दावा करने वाली सीमा हैदर पर जांच एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। जांच एजेंसियों को सीमा के जवाबों पर विश्वास नहीं हो रहा। इसके चलते सीमा हैदर से लगातार पूछताछ की जा रही है। उन्हें शक है कि सीमा गुलाम हैदर सिर्फ उतना ही बता रही है जितना वो बताना चाहती है और जांच एजेंसियों को सीमा से वो सच जानना है जिसके लिए उसे बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। वहीं अब सीमा की पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके पीछे कई वजह हैं। दरअसल सीमा गुलाम हैदर ने खुद को पाकिस्तान के जैकमाबाद थाना के मोहम्मदपुर का बताया था, लेकिन सीमा हैदर फर्राटेदार हिंदी बोलने में माहिर है। उसके शब्दों में उर्दू कहीं भी नजर नहीं आती है। सीमा से उसके मोबाइल फोन, टूटे मोबाइल फोन और उसके सिम के बारे में जानकारी मांगी गई, लेकिन उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। सीमा हर सवालों का जवाब पूरे कॉन्फ्रेंस में देती है। किसी भी सवाल के जवाब देने में उसके चेहरे पर थोड़ी भी सिकन नहीं आती है। आपको बता दें कि जांच एजेंसियां सीमा के जवाबों से संतुष्ट नहीं हैं। इसके चलते जांच टीमें लाई डिटेक्टर टेस्ट या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट का सहारा ले सकती हैं। हालांकि सूत्र बताते हैं कि सीमा के पाकिस्तानी होने के सबूत तो हैं, वहीं उसकी कई बातें जांच एजेंसियों को दूसरी दिशा की तरफ लेकर जा रही हैं। यही वजह है कि एटीएस सीमा से पूछताछ के लिए अब जांच में कुछ ऐसे टेस्ट करके उसका सच जानना चाहती है। इसीलिए सीमा का लाई डिटेक्टर टेस्ट या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है।
है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।